तो पहला क्वेश्चन है, रमन कह रहा है व्हाई वी ओवरथिंक, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट, ओवरथिंकिंग रिलेटेड टू इवोल्यूशन। देखो फंडामेंटल आइडिया क्या है। जब भी रमन के क्वेश्चन पे मेडिटेट करते हैं, जिसका भी क्वेश्चन आएगा ना, हम क्वेश्चन का, मेरा क्वेश्चन का आंसर करने का मतलब ये नहीं कि आंसर करूँ भागू, आंसर करूँ भागू, आंसर करूँ भागू। मेरा मतलब है कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है, उस क्वेश्चन पे मेडिटेट करें ढंग से। सबसे पहली बात तो कि ओवर थिंक हम कब कब करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मेडिटेट करो, सोचो। हम ओवर थिंक, कोई काम ऐसा होता है कभी कभी करने के बाद करते हैं, यार ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। हम बार बार उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, काश ये ना होता तो मैं ये ना करता, काश ये ना होता मैं ये ना करता। हम ओवर थिंक करते हैं, हम चाहते हैं कि यार कुछ चेंज हो जाए। या हम ओवर थिंक करते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं और हम कर नहीं पाते। कि मुझे मान लो पार्टी में किसी लड़की से बात करनी है और मैं बात नहीं कर पा रहा, मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई, क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक भी लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। अब तो मैं दोनों सिचुएशन को कंबाइन करो। एक तो जब हम बाद में ओवरथिंक कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, या जब हम पहले ओवरथिंक कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। जैसे तुम्हें कोई करियर चूज करना है, क्या उसके लिए ओवरथिंकिंग नहीं होती। मान लो मैं बोलूं कल से तुम्हें मास्टर्स करनी है, तो तुम क्या ओवरथिंकिंग नहीं करोगे कि मास्टर्स किस चीज में करूं, इसमें करियर ऑप्शन क्या है, इसमें सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये मुझे करने में मजा भी आता है कि नहीं आता, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने रुपए का पैकेज होगा, जॉब करूंगा कि बिजनेस करूंगा। ये सारी ओवरथिंकिंग तो है। या तुम्हें मैं बोलूं कि यार तुम पास को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि मेरे 3 साल वेस्ट हो गए, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, वो मेरे कहीं काम नहीं आ रही, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। ओवर थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। नाउ यू नीड टू कंबाइन दीज थिंग्स। तुम्हें समझ आएगा, ओवर थिंकिंग हमेशा तुम्हारे दिमाग को एक सेफ्टी देने का तरीका है कि तुमसे कुछ गलत ना हो जाए जिससे तुम्हारी सर्वाइवल पे दिक्कत आ जाए। अब इवोल्यूशनरीली जब हम जंगलों में थे, तुम सोचो एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट की तरह कि ओवर थिंकिंग का क्या फायदा रहा होगा। मान लो मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूं और मुझे वहां पर पता है कि एक शिकार है मरा हुआ पड़ा है, वहां से मुझे फूड मिल सकता है, हम सब हंटर गैदरर्स थे पहले। अगर मैं आंख बंद करके चला जाऊं उसे खाने या उसे काट के लेके आने, तो क्या पता उसी वाले शिकार को शेर भी देख रहा हो। जब मैं उसे खाने जाऊं तो शेर भी उसे खाने आ जाए और वो उसके साथ साथ मुझे भी खा ले। वहां पर मुझे ओवर थिंक करना जरूरी है कि नहीं, कि इसको कोई और तो नहीं देख रहा। सोचना मेरे साथ साथ, सोचना है, इसको कोई और तो नहीं देख रहा, क्या मैं सेफ हूं। या एक काम करता हूं कुछ हथियार लेके जाता हूं, या एक काम करता हूं मैं छुप छुप के जाता हूं रेंग रेंग के, ताकि मुझे कोई और ना देख ले। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस मोमेंट में ओवरथिंक करना कितना जरूरी है, क्योंकि एक मिस्टेक और तुम्हारी लाइफ खत्म। शेर ये कोई सोचेगा कि चल ठीक है, ये मरा हुआ है, इसको खा लेते हैं, तू चला जा, दोनों मिलके खा लेते हैं। शेर कोई दोस्त कोई है हमारा, शेर तो तुम्हें ही मार के जाएगा वहां, समझो। उस मोमेंट पे तुमने अगर एक भी सिचुएशन छोड़ दी तो तुम खेल खत्म। जिंदा रहने के लिए 10 चीजें सही करनी पड़ेंगी, 1000 चीजें सही करनी पड़ेंगी, मरने के लिए एक गलती काफी है। समझो समझो मेरी बात में क्या कहना चाहूं, मरने के लिए एक गलती भी काफी थी। इस वजह से हम ओवर थिंकर बने कि एक भी गलती ना हो, क्योंकि एक भी गलती होगी तो बात जान पे आ जाएगी, समझो। मैं क्या कह समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक भी गलती इस पे जान पे आ जाएगी बात। इसलिए वी यूज टू असेस ऑल द सिचुएशंस। ये सड़ा हुआ तो नहीं होगा, इससे मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, इसमें कीड़े तो नहीं होंगे, कोई मुझे शेर तो नहीं देख रहा उसके, वो मुझे हमला तो नहीं कर देगा, हमला करने के लिए मुझे हथियार लेके जाऊंगा, ये हथियार क्या उसको मार भी पाएगा, क्या मैं उससे तेज भाग पाऊंगा, क्या मुझे रेंग के जाना चाहिए, उसे आवाज तो नहीं आ जाएगी, क्या ये जानवर सच में मरा हुआ है कि नहीं मरा हुआ है, इसे देखने और कोई तो नहीं आ रहा, कोई मुझे इंसानी तो खाने नहीं आ जाएगा, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द सिचुएशंस। एक गलती और मेरी जान गई। ऐसे हम इवॉल्व हुए हैं और इसलिए ओवर थिंकिंग डेवलप हुई है, ताकि जो माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्स्टेकल आ सकता है मैं उसके लिए भी प्रिपेयर रहूं। अब आज के टाइम पे जंगल तो शेर तो नहीं घूमते मोहल्ले में, कि मोहल्ले में शेर आया जी, आज क्यों आया है, कुछ नहीं घूमने आया है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हमारा ब्रेन तो आज भी इवोल्यूशन से आया है।
हमारा ब्रेन तो आज भी एवोल्यूशन वाला ब्रेन है। तो आज हमारी लाइफ में बेशक चैलेंजेस उतने नहीं है, लेकिन जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ही हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस और चैलेंजिंग्स मानते हैं, इसलिए हम ओवरथिंक करते हैं। अब लड़की को अप्रोच करने से तुम्हारी जान पे बात नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरा रूल था रिप्रोडक्टिव बेनिफिट, उस पे बात आएगी कि इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं हर चीज को लेकर प्रिपेयर होकर जाऊंगा कि ये लड़की मुझे रिजेक्ट ना करते। मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, मैं कैसा स्मेल कर रहा हूं, मैं कैसी बातें कर रहा हूं, मैं ब्रश करा है नहीं करा है, मेरे बाल ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि मैं रिजेक्शन नहीं चाहता। एंड इस ओवर थिंकिंग की वजह से रिजेक्ट ना होने का एक ही तरीका है कि अप्रोच ही मत करो। इस वजह से ओवर थिंकिंग की वजह से तुम एक्शन ही नहीं ले पाते। ओवर थिंकिंग का रूट समझे कि जब भी हम किसी सिचुएशन में जाने वाले होते हैं, हमें सर्वाइवल डेंजर या रिप्रोडक्टिव डेंजर लगता है। इस वजह से वी नीड टू असेस ऑल द थिंग्स जो भी मुझे वो काम करने से रोक सकती है, जिस भी चीज से मेरे सर्वाइवल पे या रिप्रोडक्शन पे सवाल खड़ा हो सकता है। वहां से डेवलप हुआ था। आज उसी इवोल्यूशन ब्रेन को हम आगे लेके आ गए हैं। लाइफ तो इतनी चैलेंजिंग नहीं रही, लेकिन आज हमने जितना भी लाइफ चैलेंजिंग है उसमें ही ओवर थिंकिंग को इंक्लूड कर दिया टू फील सेफ। अब एक तुम चीज सोचो, मैं तुमसे बोलता हूं तुम्हें मास्टर्स करनी है, हमने लाइफ के पिछले इतने साल बर्बाद कर लिए। हम 2 साल बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचोगे तुम, करूं कि ना करूं, कौन से कॉलेज से करूं, ये क्या होगा वो क्या होगा। तुम क्यों कर रहे हो सोचो, क्योंकि तुम क्या चाह रहे हो दिमाग में कि जैसे भी करके जब मैं अपना इसमें अपना टाइम मनी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वेस्ट ना हो, नुकसान ना हो मेरा, तो मैं एक भी मिस्टेक छोड़ू ही ना, मैं परफेक्शन के साथ जाऊं। दैट मेक्स यू ओवर थिंक। कितना पैकेज होगा, क्या होगा, इसके करियर ऑप्शंस क्या हैं, इसमें स्कोप क्या है, दीदी भैया से बात करेंगे। क्यूरियोसिटी से नहीं पढ़ते हम कि साइकोलॉजी पढ़नी है तो पढ़ेंगे, नहीं। करियर ऑप्शन कितने हैं, साइकोलॉजिस्ट कितना रुपया कमाते हैं, कितने दिन में कमाते हैं, सब ओवर थिंकिंग लेयर्स हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड हमारा डेवलप कहां से हुआ ओवर थिंकिंग। हम एक भी गैप नहीं छोड़ना चाहते जो हमारे सर्वाइवल पे बात करे। आज बात सर्वाइवल की नहीं है, लेकिन हमने उन चीजों को ही सर्वाइवल बना लिया है। समझ आया? रूट कॉज समझ आया? यस नो मे बी? समझ आया? फंडामेंटल समझे, सोचना सीखे। इंटरेक्ट सबको करना है, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी। समझ आया? साथ साथ सोचते हैं, साथ साथ सोचना सीखते हैं ना। अब रमन ने क्वेश्चन 3 पूछा है, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के थ्रू तेरे को नहीं है जरूरत उसको समझने की। अब तू समझ इवोल्यूशन चाह क्या रहा था। इवोल्यूशन तुझे सेफ रखना चाह रहा था, इसलिए उसने तुझे ओवर थिंकिंग दी कि तू बिना सोचे समझे किसी चीज में कूद ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे तुझे ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आज के टाइम पे शेर नहीं घूम रहे। आज के टाइम पे तेरी लाइफ इतनी टफ नहीं है। दूसरा तुझे क्या समझना पड़ेगा, देर इज नो परफेक्ट एक्शन। हमारे डिसीजंस या एक्शंस परफेक्ट होते नहीं है, हम उन्हें परफेक्ट बनाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो 3 3 4 4 5 5 साल लगा देते हैं एक डिसीजन लेने से पहले। यार मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ किस किस ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है यहाँ पे? जानता है कोई किसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है? तो श्रुति, तुम्हें याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पे एक बहुत मतलब ओवरवेट लड़की थी जो हाईरोक्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। देखी किसने वो? बहुत उस बंदी, अगर वो बंदी प्रिपेयर करती कि 3000 लोग आएंगे, वहां पे सारे लोग बहुत ज्यादा फिट होंगे, तो जब फिट हो जाऊंगी जब ही जाऊंगी, निकल जाते साल। उस बंदी को देख के मुझे इतना इंस्पायर्ड फील हुआ, इतना इंस्पायर्ड फील हुआ। वो इतनी ओवर वेट है लेकिन उसने फिटनेस कंपटीशन में पार्ट लिया है। भाड़ में जाए दुनियादारी, नहीं होना मुझे परफेक्ट। मैं काम करते हुए परफेक्ट होंगी, परफेक्ट होके कहीं और नहीं जाऊंगी। दैट माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग। When you wait for perfection, that I need to be prepared for something 100%, then only I will act. You will never act, my friend, because there are no perfect action. First you need to take decisions, then you need to make them perfect. जो लड़कियां अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव मानती हैं वो घर में रह गई, फिटनेस के लिए मैं रेडी नहीं हूँ शायद, वहां पे तो सारे फिट लोग आएंगे। उस लड़की ने जीत लिया। बहुत सारे मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जो जिम पता है क्यों नहीं जाते,
कि यार मैं तो बहुत पतला हूँ, जिम में सारे फिट लोग आते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बीच में जाके। अबे गधे, वो लोग जिम जाके ही तो फिट हुए। तो परफेक्ट तो हम प्रोसेस में जाने के बाद होते हैं, बट हम परफेक्ट होने से पहले एक्शन ही नहीं लेते। देर आर नो परफेक्ट डिसीजन। सम पीपल वेट फॉर अदर थिंग्स, कि मैं जॉब करूंगा जब ये हो जाएगा, मैं बिजनेस पता है कब करूंगा, जब मेरे को ये वाली जॉब मिल जाएगी, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इतनी सेविंग हो जाएंगी, इतना वो बन जाएगा, ये बाहर में जा। बहुत सारे लोग होते हैं बिना सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो एक बिजनेस फेल होता है, दो फेल होते हैं, तीन फेल होता है, चौथा चल जाता है। क्योंकि बिजनेस फेल होने से मैं मरूंगा नहीं। जंगल में मैं एक गलती खत्म होने से मर सकता था, आज मैं एक गलती से नहीं मरूंगा। तुम जंगल से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग नहीं आने देगा हमें। कॉन्शियस हुए हुए कुछ साल हुए हैं, इवोल्यूशन लाखों सालों का है मेरे भाई। नो डिसीजन इज परफेक्ट। You wait for the perfect moment. That's why you overthink again and again and again and again. You need to take more actions. You need to expose yourself more. Expose करो अपने आप को दुनिया के सामने, डालो अपने आप को out there in the society. Put yourself out there. प्रोसेस में सीखो। मैं तो लड़की को अप्रोच जब भी करूंगा जब मेरी इतनी हाइट हो जाएगी, इतना बॉडी वेट हो जाएगा, ऐसे कपड़े हो जाएंगे, ये टैटू बनवा लूंगा, ये वाला कुंडल पहन लूंगा, ये वाले कपड़े पहनूंगा, ये वाला चश्मा, ये वाली घड़ी, और ऐसी बात करूंगा, ये इंग्लिश सीख लूंगा। जब भी अप्रोच करूंगा लड़की को, ना वो दिन कभी आएगा ना तो कभी किसी लड़की को अप्रोच कर पाएगा। दैट्स इट। प्रोसेस में सीख। आज बात कर, शायद आज बात ना हो, कल दोबारा कर, परसों दोबारा कर, एक दिन होगी। तू प्रोसेस में बेहतर बनता जाएगा। द ओनली एंड ओनली रीजन, द ओनली एंड ओनली रीजन कि जो लोग ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर पाते हैं, दे टेक मोर एक्शन एंड दे डू नॉट वेट फॉर परफेक्शन, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट परफेक्ट आउटकम। अब मेरी तुम लाइफ देखोगे, तुम्हें बड़ा अजीब लगेगी, टूटी हुई। 12वीं क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करने के बाद सेल्स की जॉब करने लगे। सेल्स की जॉब करने के साथ साथ साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट कर दी। साइकोलॉजी के बाद काउंसलिंग करने के बजाय बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या कोई बंदा देखेगा तो भाई तू क्या कर रहा है यार, या तो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ ले ढंग से, या बिजनेस ही कर ले, या मार्केटिंग कर ले, या सेल्स ही कर ले, या जॉब ही कर ले, या साइकोलॉजिस्ट बन जा, कुछ कर ले। उसे तो इरिटेशन हो जाएगी मेरी लाइफ देख के, बट दिस इज हाउ इट शुड बी। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, मुझे लगा मेरे लिए नहीं है, भाड़ में जाए, मैं क्यों उसे बांध के रखूं। आई स्विच्ड टू मार्केटिंग। मुझे लगा कि यार मुझे सेल्स स्किल इंप्रूव करनी, आई स्विच टू जॉब। मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि मेरे को जॉब करते बहुत टाइम हो गया, आई लेफ्ट माई जॉब। आई स्टार्टेड माई मास्टर, मास्टर शुरू हो गई थी पहले, मास्टर से आई स्टार्टेड माई बिजनेस। फ्रॉम वन थिंग टू वन, आई टुक मोर एक्शन। मैं मेजोरिटी चीज में हुआ फेल, तो क्या, फेल हो के भी मैं वो इंसान बन गया, क्योंकि मैंने परफेक्शन का वेट नहीं किया। आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, मैं प्रोसेस में सीखना चाहा। समझ रहे हो? यू आर नेवर परफेक्ट माई फ्रेंड। आज का मेरे पे दुनिया भर का साइकोलॉजी का ज्ञान कोई ना है। नहीं मनीष, तू कम्युनिटी जब ही स्टार्ट करी जब तू दुनिया का नंबर वन साइकोलॉजिस्ट बन जाए। क्यों? मैं तो तुम्हें दुनिया का नंबर वन चीज सिखा ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हें वो सिखा रहा हूँ जो मुझे आता है। वो सीखना है तो तुम मेरी कम्युनिटी में आओ, वरना मत आओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, जिन्हें वो चीजें ऑलरेडी आती हैं जो मेरे पे हैं, जो ऑलरेडी फिट है, जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा है, जिस पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है पैसा कमाने का, जिस पे ऑलरेडी हैबिट्स अच्छी हैं। मत आओ। जिसे बिजनेस सीखना है कहीं और जाओ, मेरे साथ मत आओ। मुझे सबके लिए बनना ही नहीं है एक फ्रेंड जो गाइड कर रहा है। मुझे उनके लिए बनना है जो मेरे से कुछ सीख सकते हैं, जिन्हें मैं कुछ सिखा सकता हूँ अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से। मुझे परफेक्ट नहीं बनना। दैट्स हाउ यू विल गेट अबव, अहेड, ओवर योर ओवर थिंकिंग। सो दैट्स माई आंसर माई फ्रेंड। और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं यार। जैसे हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, यू नीड टू कन्वर्ट योर ओवर थिंकिंग इन टू थिंकिंग। क्या डिफरेंस है? जब भी तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होगी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं किसी सेम चीज को रिपीट करता रहूं जिसका कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड आउटकम है ही नहीं, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया क्या करूं, मैं रिजल्ट में फेल हो गया,
एक तो ये ओवर थिंकिंग है कि मैं फेल क्यों हुआ, अब क्या होगा, मैं फेल क्यों हुआ, अब क्या एक ओवर थिंकिंग क्या हो सकती है जिसको थिंकिंग कह सकते हैं। ऐसे क्या रीजन रहे कि मैं फेल हो गया, यार अगली बार मैं क्या चेंज कर सकता हूँ जिससे मैं इस तरह से फेल तो ना हूं। ये तुमने कन्वर्ट कर दिया अपनी ओवर थिंकिंग को थिंकिंग में। फिर जो ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए कर्स है, वही ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए गिफ्ट बन जाएगी। मैंने भी लाइफ में ऐसी है, मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर रहा हूँ, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज पता क्या है, मैं एक गलती 2 बार नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ ओवर थिंक। आई थिंक कि मैं इस सिचुएशन में आया कैसे, क्या गलतियां करी जो मैं यहाँ पहुंचा, अगली बार क्या नहीं करना क्योंकि मुझे यहाँ तो नहीं आना। So that's how things works, my friend. You need to convert like a human, like a rational ape. Now you're rational, my friend. Now you're logical. You need to convert your overthinking. तुम सोचो ना, मान लो कल को तुम कहीं पार्टी में गए और पार्टी में जाके तुम्हारे कपड़ों पे किसने गलती से ड्रिंक गिर गई और टी शर्ट गंदी हो गई, वहां बैठ के रो बच्चे की तरह, मम्मी टी शर्ट गंदी हो गई, शर्ट गंदी हो गई, ओ माय गॉड। क्या हो जाएगा उससे? करना क्या उस टाइम ये सोचना, अब क्या करूं, गिर तो गई, अब क्या करूं वो पहला सवाल। अगली बार किस चीज का ध्यान रखना है कि गिरे ही ना, वो दूसरा सवाल। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क फॉर मी। ऑल राइट, ऑल राइट। चलो चलें। उत्सव कह रहा है व्हाट आर ड्रीम्स इन साइकोलॉजी, आर दे यूजफुल? ड्रीम्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन साइकोलॉजी। हमारे जो सबसे बड़े विद्वान रहे हैं, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। एक फंडामेंटल आइडिया समझो, वो क्या कहते थे। एक पिक्चर है इंसेप्शन। इंसेप्शन देखी तुमने? जो सुई लगा लगा के दिमाग में पहुंच जाते हैं, सपनों में पहुंच जाते हैं। क्रेजी पिक्चर है भाई, लियोनार्डो दी कैप्रियो की है। एंड उसमें सपनों में घुस जाते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं सपनों में। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने इंसेप्शन पिक्चर देखी, उन्हें समझ ही नहीं आई, उन्हें मजा आया। डायरेक्टर की खासियत देखो, उन्हें पिक्चर देखने में मजा आया, उन्हें समझ नहीं आई। हम तो थोड़े मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमने तो थोड़े सिगमंड फ्रॉइड वगैरह पढ़ रखे हैं। पिक्चर का कॉन्सेप्ट समझो। उसमें एक बंदा होता है, उसके बाप की डेथ हो जाती है, और उसका बाप बढ़िया बिजनेस करता था, बहुत खतरनाक बिजनेस। तो उसके बाप का एक कॉम्पिटिटर होता है। वो क्या चाहता है कि ये जो बच्चा है ये अपने बाप का बिजनेस कंटिन्यू ना करे, क्योंकि अगर उसने अपने बाप का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करा तो उसका कोई कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं, वो नंबर 1 बन जाएगा, दूसरा जो कॉम्पिटिटर है। सिंपल लॉजिक समझे। एक बाप है जिसकी डेथ हो चुकी है, एक उसका कॉम्पिटिटर है जिसकी डेथ हो गई, उसका बच्चा एक। तो ये चाहता है ये बच्चा अपने बाप का बिजनेस कंटिन्यू ना करे, क्योंकि अगर इसने कंटिन्यू नहीं करा तो ये अकेला बचेगा मार्केट में, कॉम्पिटिटर खत्म। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कंपनी को हायर करता है। वो क्या करता है, कहता है कि भैया मैं चाहता हूं ये जो लड़का है ना, इसके अंदर इच्छा है अपने बाप के बिजनेस को कंटिन्यू करने की, इस इच्छा को तुम खत्म कर दो नेचुरली। वो कहते हैं भैया ऐसे कैसे खत्म कर दें। फिर वो सजेस्ट करते हैं 2-3 नाम, फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसा तो एक ही तरह से हो सकता है, उसके सपनों में घुस के। सपनों में घुस के क्या होगा भाई? तो अब थोड़ा आता है मनोविज्ञान बीच में। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते थे ना, हमारे दिमाग का 90% हिस्सा अनकॉन्शियस होता है। हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आज जो मैं चीजें कर रहा हूं, मुझे दाल गानी है, मुझे खाना खाना है, मुझे जिम जाना है, ये जो भी कॉन्शियस बिहेवियर है हमारे, अभी मैं तुम्हारे सामने हाथ उठा के ताली मार रहा हूँ, ये कॉन्शियस बिहेवियर है। केवल 5 से 10% है ये। हमारा 90% जो बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस से आता है। और अनकॉन्शियस कहाँ से बनता है? अनकॉन्शियस बनता है तुम्हारे इवोल्यूशन से, अनकॉन्शियस बनता है तुम्हारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारे ट्रॉमा से। ऐसे तुम्हारा अनकॉन्शियस डेवलप होता है। एंड तुम्हारा अनकॉन्शियस रीजन होता है तुम्हारे 90% बिहेवियर का। इस वजह से तुमने
अपने बहुत सारे बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो नहीं हो पाया होगा, क्योंकि वो तुम्हारा कॉन्शियस बिहेवियर नहीं है, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस बिहेवियर है। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत की पिक्चर बिल्कुल नहीं देख पाते। उनकी एज होती है 30 साल 35 साल, लेकिन वो फिर भी हॉरर मूवी नहीं देख पाते। बड़ी कॉमन चीज बता रहा हूँ, ये तुमने नोटिस किया होगा, ऐसा बहुत लोग होंगे, तुम जानते होंगे कि यार ये बंदा हॉरर पिक्चर नहीं देख पाता। उसे पता है भूत वूत नहीं है, पिक्चर में दिखा रखा, लेकिन वो अनकॉन्शियस बिहेवियर है, उसे ट्रिगर करती है वो चीज। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा किसी रिया नाम की लड़की के साथ बहुत शानदार रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हुआ हो, एंड तुम दूसरी रिया नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं, दोस्ती नहीं बना पा रही, क्योंकि तुम्हारी सारी मेमोरी ट्रिगर हो रही है। तुमने बहुत क्योंकि वो तुम्हारा अनकॉन्शियस में है। वो जो पेन एसोसिएटेड है ना विद दैट नेम, वो अनकॉन्शियस में है। तुम कहते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बॉडी क्यों हीटअप हो रही है, या मुझे क्यों इरिटेशन हो रही है। तुम्हारा बिहेवियर 90% अनकॉन्शियस से आता है। एंड इसके आगे गए सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, अगर हमें किसी इंसान के ट्रॉमा को हील करना है, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कल को सुबह उठ, हैबिट बना, अलार्म लगा, टू डू लिस्ट बना। दुनिया ने क्या उखाड़ लिया टू डू लिस्ट बना के। टू डू लिस्ट बना के तुम्हें करोड़पति बन रहे होते तो बात ही क्या थी। बनाओ टू डू लिस्ट, बन गए करोड़पति, हा हा हा, मजा आ गया। सब बनाते हैं टू डू लिस्ट, क्यों नहीं हो पाता। टू डू लिस्ट बनाना कॉन्शियस बिहेवियर है। कल को उठ के जब तू अलार्म पे स्नूज बटन दबाएगा, वो तेरा अनकॉन्शियस बिहेवियर है। अपने गोल लिखना कॉन्शियस बिहेवियर है। कल को अपने गोल को इग्नोर करके इंस्टाग्राम चलाना अनकॉन्शियस बिहेवियर है, क्योंकि तेरा अनकॉन्शियस प्रिपेयर्ड नहीं है उस बड़ी सक्सेस के लिए, जो बड़ी सक्सेस तेरा कॉन्शियस सेल्फ चाहता है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के ट्रॉमा को हील करना है तो उसके अनकॉन्शियस में झांकना पड़ेगा। अब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि ये साला अनकॉन्शियस में झांके कैसे, कैसे झांकूं, इसके बचपन में क्या हुआ है, इसे तो खुद नहीं याद। समझो, तुम्हें कोई याद है तुम्हारे साथ 4 साल की उम्र में सब कुछ क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे रिस्की बात क्या है, जो तुम्हारे साथ 4 साल की उम्र में हुआ ना, वो आज तक तुम्हें परेशान करता है, वो आज तक तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर 4 साल की उम्र में तुम्हें किसी रिश्तेदार ने मोलेस्ट किया या अब्यूज किया, आज भी शायद तुम्हें वो रिश्तेदार पसंद ना आए, चाहे तुम्हें इंसिडेंट याद भी ना हो। आज भी शायद तुम्हें किसी इंसान का वैसा टच पसंद ना हो, चाहे तुम्हें इंसिडेंट याद भी ना हो। दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरीज। कोई इंसान कहता है कि मुझे अपनी नानी के यहाँ जाना नहीं पसंद, उस पर रीजन ही नहीं है मुझे क्यों नहीं पसंद। शायद उसके साथ बचपन में कुछ हुआ है नानी के घर पे, कि वो नहीं जाना चाहता, उसे याद नहीं है। तो सिगमंड फ्रॉइड परेशान हो गए कि साला इसे खुद नहीं याद, ये मुझे क्या बताएगा। लेकिन जो इसे याद नहीं है वो इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सारे लोगों से बात करी, और बात करके उन्हें बहुत क्रेजी चीज पता चली। वो ये कि सपने जो है ना, वो अनकॉन्शियस में झांकने का एक रास्ता है। इट्स लाइक कि एक विंडो है जिसमें तुम अनकॉन्शियस में झांक रहे हो। योर ड्रीम्स, क्रेजी राइट। कि तुम जब रात को सो के तुम्हें सपना आता है ना, एक विंडो ओपन होती है ड्रीम्स की। और ये चीज इतनी डीप है कि तुम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तुम सब क्या कहो ना कि यार मेरे सपने में एक छोटा बच्चा आता है, वो रोता है, मेरे सपने में तो मैं आ ही नहीं रहा, मैं कैसे मानूं कि वो है फलाना। शायद वो छोटा बच्चा तुम ही हो। शायद कोई ऐसी चीज है जिस पे तुम आज भी रो रहे हो। शायद कोई ऐसी चीज है जिसे तुम आज भी ओवरकम नहीं कर पाए। जो तुम्हारे अंदर का वो इनर चाइल्ड है ना, जो शायद आज भी हर्ट है किसी बात से। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला सपनों में एक झांकने का मौका मिलता है सपनों के दौरान। तो सपनों में अनकॉन्शियस आएगा, एक आप चेन लगाओ, ठीक है, आप चेन कनेक्ट करना। सपनों में अनकॉन्शियस आएगा, करेक्ट। और सपनों में दिखा वो अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और अगर सपना चेंज हो जाए तो अनकॉन्शियस चेंज हो जाएगा, मतलब अनकॉन्शियस चेंज हो जाएगा तो रियल लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इंसेप्शन पिक्चर में यही दिखाया है। वो कहते हैं इस इंसान की रियल लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए वो उसके सपने में घुसते हैं, एंड सपने में घुस के उसका सपना ही बदल देते हैं वो। उसके सपने में एक सीन होता है जहां पर वो अपने बाप के लिए कुछ चीज करना चाहता है,
उस सीन को वो चेंज कर देते हैं कि मैं अपने बाप के लिए नहीं, मेरा बाप चाहता था मैं अपनी मर्जी का कुछ करूं। उसने सपने में ये देखा, और सपने में तो अनकॉन्शियस आता है। जब वो सपने से उठा तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था अपने बाप का बिजनेस कंटिन्यू करने में। उसके मन में था कि मेरा बाप चाहता था मैं कुछ अपना करूं तो मैं अपना करूंगा। तो उसका जो कॉम्पिटिटर था उसका तो काम बन गया। कोई मार धाड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ये बंदा अपने रास्ते चला गया। ये रही पिक्चर की बात। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, हमारे सपने एक विंडो है हमारे अनकॉन्शियस के लिए। अब तुम कहोगे भैया मैं रात को हैरी पॉटर देखता हूँ, मुझे हैरी पॉटर का सपना आता है, मैं रात को छड़ी घुमाता हूँ, निरस्त्र भवा, पितृदेव संरक्षणम, विंगालिम लेवियोसा, फला, मैं क्या कर रहा हूँ ये। हाँ एग्जैक्टली exactly, जो तुमने सबसे लेट कंज्यूम किया है वो तो तुम्हारे सपनों में आएगा। लेकिन उसके अंदर जो डिटेलिंग होगी ना, छोटी 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 छोटी, वहां से झांका जाएगा तुम्हारे अनकॉन्शियस में। कुछ लोगों को कुछ सपने बार बार आते हैं, बार बार आते हैं कि भाई मेरे को मेरी छाती पे सांप दिखता है, कुछ दिखता है। तो इन्होंने उस चीज को बहुत डिटेल में समझाया है कि ये सिंबल्स क्या बताते हैं, अलग अलग कल्चर क्या बताते हैं। इस कल्चर में ऐसा सपना आया है तो उसका मीनिंग ये हो सकता है, इस कल्चर में ऐसा सपना आया तो उसका मीनिंग ये हो सकता है। ताकि पता लगाएं कि इसके साथ बचपन में क्या हुआ है, और वो ट्रॉमा पता चल गया तो उसको हील कर पाएंगे हम। तो इसका मतलब ये नहीं है सारे सपने बहुत मीनिंगफुल होते हैं, कुछ सपने बकवास भी होते हैं। लेकिन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर कुछ सपने ऐसे हैं जो तुम्हें बार बार आते हैं, कुछ ना कुछ परेशान करते हैं, बार बार आ रहे हैं, मीनिंग है उनका, कुछ वो कुछ कहना चाह रहे हैं तुमसे। शायद तुम सच नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो उनको, वो कुछ कहना चाह रहे हैं तुमसे। एंड नो, यू आर नॉट क्वालिफाइड एनफ टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए साइको एनालिसिस होती है। उन्होंने एक प्रैक्टिस बनाई साइको एनालिसिस, जहां पर वो ड्रीम्स को बारे में जान के एनालिसिस करते थे। उन्होंने फिर नई चीजें भी डिजाइन करी कि अब मैं वेट करूं, क्या सपना नहीं आ रहा भाई, इसको मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूं, सपना ही नहीं आ रहा, क्या करूं, सुलाऊं कैसे जबरदस्ती, कभी कभी सपना आ रहा है उसे याद नहीं रह रहा। तो उन्होंने नई टेक्निक्स बनाई जो पेंट वाली टेक्निक थी। एक पन्ने पे वो क्या करते थे, इंक इंक डाल देते थे, और इंक डालने के बाद पन्ने को फोल्ड करके खोल के क्लाइंट के सामने रखते थे। उससे पूछते थे तुम्हें इस पेज पे क्या दिख रहा है। अब रैंडम इंक बिखरी हुई है, तुम्हें उसमें क्या दिख रहा है वो तुम्हारा नजरिया बताएगा। वो तुम्हारे अनकॉन्शियस की पिक्चर देगा कि इसे सांप ही क्यों दिखा, इसे डॉग ही क्यों दिखा, इसे बादल ही क्यों दिखा। ऐसा और टेक्निक्स उन्होंने डेवलप करी। सो या, ड्रीम्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। हमारे जो ड्रीम्स आते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। बहुत सारे हमारे बकवास ड्रीम्स होते हैं। जैसे एक और थियोरी है जो कहती है कि हम जब बहुत सारे अपने गोल्स बनाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जैसे ल्यूसिड ड्रीमिंग, या फिर जैसे किसी इंसान को थोड़े सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, उनका मीनिंग है कि तुम्हारा बचपन का, या इतना ज्यादा रिप्रेस्ड है तुम्हारा पर्सनैलिटी में, इतना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रेशन रहा है कि तुम्हारा दिमाग उस सेक्सुअल रिप्रेशन को सपने में रिजॉल्व करना चाहता है। कि रियल लाइफ में तो मुझे कोई पार्टनर मिल नहीं रही है, मैं सपने में उस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को लूं ताकि मेरे को एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। तो जिस इंसान को ज्यादा ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, इट मीन्स उसे वो सेक्सुअल रिप्रेशन है जो उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा है। तुम्हारे सपनों में तुम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे होते हो अपने। कोई इंसान होगा सपने में तुम किसी इंसान से लड़ रहे हो बार बार, तुम रिजॉल्व करना चाह रहे हो। तुमने देखा होगा कि तुम रात को सोचते हो कि यार मैं यहाँ घूमूं, मैं वहां घूमूं। रियल लाइफ में तो मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन मैं सपनों में होता हूँ तो मैं स्विट्जरलैंड पहुंच जाता हूँ, मैं बादलों पे होता हूँ, मैं फूलों पे होता हूँ। क्यों? तुम कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो रिजॉल्व कर रहे हो सपने में। तुम्हारा दिमाग उसे निकाल दे रहा है कि ये इंसान घूमना चाहता है, सपने में घुमाओ, फेंको साले को। रियल में तो ये कर नहीं पाएगा क्योंकि सपने ही देखेगा। तो ये भी चीज होती है एक, और उसे बारीक से समझो तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। समझ आया? आई वॉन्ट टू रीड अबाउट ड्रीम्स, सजेस्ट समथिंग। एक बुक है सिगमंड फ्रॉइड की, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, डेट यू कैन रीड डेफिनेटली। वहां पे तुम्हें बहुत सारी चीज पता चलेगी। कार्ल गुस्ताव ह्यूंग ने बहुत सारी बातें करी हैं ऑन ड्रीम्स। और एच एस सिन्हा एक इंडियन फिलोसफर हैं, अब तो नहीं रहे वो, उन्होंने कमेंट्री करी है सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल ह्यूंग के वर्क पर, सो दैट यू कैन लाइक लिसन ऑन यूट्यूब।
समझे? समझ आया दोस्तों? तो ये है, कृष्णा का सवाल मुझे थोड़ा कम समझ आया। ऐसा क्यों होता है कि भले ही वो प्रोडक्टिव काम क्यों ना हो, उसमें मजा आ रहा होता है? कृष्णा, आपका क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेम करना पड़ेगा। हरजोत कह रहा है, इज डे ड्रीमिंग गुड वाइल वॉकिंग? सो माय फ्रेंड, पहले तो ये बताओ, कौन कौन ऐसे इंसान हैं चैट में जो ये डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं, सपनों में रहते हैं, चलते हुए, घूमते हुए, लेटे हुए? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये डे ड्रीमिंग ना एक तरह से शुगर की तरह ही है। थोड़ी बहुत शुगर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुगर ज्यादा हो जाएगी तो हेल्थ के लिए हानिकारक है। सेम विद डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग अगर थोड़ी बहुत होती है, तुम इमेजिन करते हो मैं मेहनत करके कहाँ पहुंच जाऊंगा, दैट इज गुड, ब्यूटीफुल। लेकिन जब तुम हर चीज की डे ड्रीमिंग करने लगो, मेरी दीदी की शादी आने वाली है, उसमें क्या करूंगा, डांस कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, मैं यहाँ कैसे लगूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं इतने पैसे आ जाएंगे तो क्या करूंगा, मैं ये क्या करूंगा, मैं एवरीथिंग। तुम हमेशा जी ही रहे हो ड्रीमिंग में। तुम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाइक चलाते चलाते डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। बाइक चलाते हुए, पैदल चलते हुए, लेटे हुए, गाने सुनते हुए, दे इमेजिन द सिचुएशंस, जो सिचुएशन शायद कभी हो ही नहीं सकती रियलिटी में, बट दे आर लिविंग दो सिचुएशन इन हेड एंड दे आर एंजॉयिंग लिविंग दो सिचुएशंस इन हेड। दैट्स डे ड्रीमिंग, दैट्स डेंजरस। सो ब्रो, व्हाट यू नीड टू डू, you need to come out of daydreaming. You need to act upon things. You need to be very conscious about it. कि मैं सपनों की दुनिया में जी रहा हूँ जो रियलिटी नहीं है। सपने की दुनिया वो देखो जिसको तुम रियलिटी बनाना चाहते हो। कि मैं अपने मदर फादर के पास अपनी एक गाड़ी लेके गया हूँ। हाँ ठीक है, 5 मिनट इमेजिन कर लिया, ठीक है, अब मैं मेहनत करूंगा उस गाड़ी को लाने के लिए। अब मैं उस डे ड्रीमिंग में ही रहूंगा तो मेरी ड्राइव ही खत्म हो जाएगी। मेरी ड्राइव ही खत्म हो जाएगी उस गाड़ी को लेके जाने की। मैंने इमेजिन किया मेरे फादर का बर्थडे आ रहा है, मुझे उन्हें फोन गिफ्ट करना है, तो उन्हें कैसा फील होगा, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के बाद मैं मेहनत करूंगा उस चीज को रियलिटी बनाने की। द मोमेंट यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स जो ना कभी हो सकती हैं, ना कभी हुई हैं, बस तुम्हें सपनों में ही उन्हें जीने में मजा आ रहा है, दैट इज रिस्की माई फ्रेंड। गेट आउट ऑफ दैट डे ड्रीमिंग। अपने दिमाग को बोलो कि मैं बकवास सोच रहा हूँ ये। आई नीड टू गेट टू द रियलिटी, आई नीड टू गेट टू द प्रेजेंट वंस अगेन, आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टू मेक माई ड्रीम्स अ रियलिटी। आई नीड टू स्टॉप लिविंग इन ड्रीम्स। अंडरस्टैंड? समझ आया? मुझे पता है कौन कौन ऐसा जो सब जो लोग रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। जस्ट राइट डाउन यस, कि हाँ भैया, एक इमेजिनेशन की दुनिया तो एक अलग चल रही है दिमाग में, रियलिटी एक बिल्कुल अलग चल रही है। जो इमेजिनेशन की दुनिया उसके लिए एक्शन भी नहीं ले पा रहे हम। कभी कभी तुम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, किसी पार्टी, किसी ट्रैवल, कभी कुछ, इस कभी स्टेज पे कुछ करना। जो चीज रियल लाइफ में करने का हम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हम डे ड्रीमिंग में कर रहे होते हैं, ये करूंगा वो करूंगा। सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट माई फ्रेंड। सिर्फ वो ड्रीमिंग अच्छी है जिसको तुम रियलिटी बनाने के लिए मेहनत करो। वरना ये जो लोग कहते हैं ना ये मैनिफेस्टेशन वालों ने दिमाग खराब किया है लोगों का। इमेजिन करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये होगा। इमेजिन करो क्या हो रहा है, फील करो क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें उस मौके पर, फीलिंग रखो, बांध के रखो, फलाना रखो। सब कुछ तो पहले जी लिया, उस टाइम पे क्या एक्साइटमेंट रहेगी तुम्हें? कभी कभी तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो इमेजिन इतना कर लेते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में मेहनत करने का मन ही नहीं करता। सारा डोपामिन तो उन्होंने फोड़ लिया इमेजिन कर करके। ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, बस स्टार्ट अगले दिन फिर उठ रहे हैं 12 बजे, बात खत्म, सोया। शीतल कह रही है, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द इंसल्ट? इंसल्ट बहुत सारी होती है।
फैमिली में इंसल्ट हो सकती है, वर्क प्लेस पे इंसल्ट हो सकती है, कम्युनिटी में इंसल्ट हो सकती है, क्लासरूम में इंसल्ट हो सकती है, वर्क प्लेस पे इंसल्ट हो सकती है। हर जगह पर अलग अलग तरह की इंसल्ट हो सकती है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनली इंसल्ट किया गया है तुम्हें, या किसी सिचुएशन की वजह से तुम्हें इंसल्ट फील हुई है। जैसे मान लो मुझे किसी ने, एक पब्लिक ने पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेरे को बुलाया और मैं वहां जाके बोल नहीं पाया, तो मुझे ऑर्गेनाइजर ने बोला कि भाई आप वापिस आ जाओ, तो मुझे इंसल्ट फील हुई है। दूसरा ये है कि मेरे को दोस्तों ने बुलाया और चार लोग मेरे को जानबूझ के इंसल्ट कर रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन कि वो इंसल्ट इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है। अगर तुम्हारे को इंटेंशनली कोई इंसल्ट कर रहा है, गिव देम बैक, आंसर देम बैक। सुनने तो नहीं आया ना कोई बकवास। इफ समवन इज इंसल्टिंग यू इंटेंशनली, तुम्हारा भी तो मुंह जबान है। फिर कोई इंसान कहेगा मैं तो अपने एक्शन से जवाब दूंगा। अच्छा, मैं तो उसको एनर्जी बना के रख लूंगा, बाद में यूज करूंगा। ठीक है, वो भी एक तरीका है। मैं तुम बकवास सुनने नहीं बैठे हो यहाँ पे किसी की। अगर कोई इंसान तुम्हें जानबूझ के इंसल्ट कर रहा है, जैसे कभी कभी रिश्तेदार जानबूझ के इंसल्ट करते हैं, नीचा दिखाते हैं। कभी कभी दोस्त यार जानबूझ के इंसल्ट करते हैं, जो उस लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ने लग जाते हैं। यू नीड टू एक्नॉलेज राइट देयर। ये करेज तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा कि इंटेंशनली कोई इंसल्ट नहीं होगी। कोई जबरदस्ती मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। तुम उसका मतलब ये नहीं तुम उनकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दो, बट यू विल एक्नॉलेज इट। अब बात आती है अनइंटेंशनल वाली इंसल्ट की, कि मुझे इंसल्ट फील हुई, मैं इंटरव्यू में गया, मैं जवाब नहीं दे पाया। वहां पे इंसल्ट फील होती है ना, वहां पे यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ। ऐसी सिचुएशंस में यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ। कि मैं आंसर नहीं दे पाया, मुझे इंसल्ट फील हुई, मेरे को लोग घूर रहे थे। इंप्रूव करो ताकि अगली बार वैसा ना हो। वहां पे फ्यूल बनाओ उस इंसल्ट को, कि मैं अगली बार ऐसा फील नहीं करना चाहता स्टेज पे जाके, जैसा मुझे आज फील हुआ कि मैं स्टेज पे जाके चोक हो गया। उस वाली इंसल्ट को फ्यूल बनाओ। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। वॉट इफ इनर सेल्फ इंसल्ट्स योर सेल्फ। इसके ऊपर ही हमने सारे इंटरनल मोनोलॉग वगैरह बनाए। यू नीड टू रीफ्रेज इट। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की ये नहीं है, रीफ्रेज इट। आई एम लर्निंग हाउ टू डू इट, आई एम बेटर देन यस्टरडे। यू नीड टू रीफ्रेज इट। अगर तुम अपनी इंसल्ट कर रहे हो तो दुनिया वालों से काय बात का सम्मान डिजर्व मांग रहे हो तुम। साला अपनी सम्मान हम कर नहीं पा रहे, हम चाह रहे हैं दुनिया वाले हमारा सम्मान करें। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, तुम्हें खुद की रेस्पेक्ट करनी बस की नहीं है। तुम चाहते हो दुनिया वाले मेरा बहुत रेस्पेक्ट करें, क्यों करें। सेम विथ, चलो एग्जांपल ले लेते हैं टाइम का। तुम चाहते हो दुनिया वाले मेरे टाइम की बहुत रेस्पेक्ट करें। मैं अपने टाइम में क्या करता हूँ जी, 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाता हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर टाइम, दुनिया अपने आप तुम्हारे टाइम की रेस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देती है। कभी आजमा के देख लेना। कभी बोल के देखो लोगों से कि आज मैं बिजी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, सच में काम करो। समझ रहे हो। दैट्स हाउ यू कैन डिवाइड कि इंसल्ट पे कैसे रिएक्ट करना है। समझ आया। गिव मी अ थम्स अप क्विक। भैया मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है, अब मुझे थोड़ा लग रहा है मुझे बीसीए कर लेना चाहिए। थोड़े ट्रॉमा हो रहे हैं, इससे फ्यूचर है। देखो, लोगों ने ना कितना मजाक बना रखा है। भाई कहता है कि मुझे ट्रॉमा हो रहा है कि इसमें फ्यूचर है कि नहीं। भाई ने कितना इजीली यूज कर दिया, ट्रॉमा हो रहा है मेरे को। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया मैंने आज थोड़ा नींबू पानी पी लिया, नींबू थोड़ा ज्यादा था, कि मेरे पेट में मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। बताओ क्या करना है कि मैं मरूं ना। भाई आज मैंने चाय थोड़ी गर्म पी ली, मुझे लग रहा है कि मेरी जीभ खराब हो गई है, इसे कटवा आऊं क्या। किसी काम की तो है ही नहीं है। हम सोचो कितनी डार्क चीजों को एकदम बोल देते हैं। भैया मुझे थोड़ा, एक बंदे को थोड़ी एंजाइटी क्या हो गई फ्यूचर के बारे में, भैया मुझे ट्रॉमा हो रहा है। अब जब असली में कभी ट्रॉमा होगा ना, सांस भी नहीं आएगा तेरे को ढंग से। हमने इतना नॉमला रहे भैया मुझे ट्रॉमा हो रहा है भैया। मतलब भी पता है तुम्हें ट्रॉमा का, जीवन में कभी समझने की कोशिश करी क्या होता है ट्रॉमा। अपने इस टुच्ची सी एंजाइटी को ट्रॉमा का नाम दे रहे हो तुम। नहीं नहीं, मेरे को ट्रॉमा हो रहा है भैया। चैट जीपीटी से पता लगाया क्या, ये कहाँ से पता लगाया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तुम्हारी लाइफ की कंफ्यूजन तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। मुझे ट्रॉमा हो रहा है कि मेरे को इसमें फ्यूचर है कि नहीं।
समझ पा रहे हो इंटेंसिटी की, इंसान कितना लाइटली ले रहा चीजों को। एक उस सोचो, उस इंसान ने उस इंसान को लग रहा है होगा कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ मेरी है। बात क्या है, तुच्छी सी बात है कि कोई डिग्री करूं कि ना करूं, बस ट्रॉमा हो रहा है। कुछ भी बोल दो जो मुंह में आए, हमें पता कोई है क्या मतलब ट्रॉमा का क्या। कोई कहता कि भैया कल मेरा पेपर है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अबे गधे, तू कुछ पागल हो गया क्या? कल मेरा पेपर है, मुझे डिप्रेशन, कितना आसानी डिप्रेस, भैया नंबर अच्छे नहीं आए, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी बोल देते हैं भाई लोग। ड्रोमा डिप्रेशन तो ऐसा मजाक बना दिया कि क्या ही है। सवाल को अगर समझने की कोशिश करे तो बंदा कह रहा है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, मुझे लग रहा है कि मुझे बीसीए कर लेना चाहिए। जब भी इंसान कोई चीज करने के बाद काम नहीं कर पाता ना, तो वो इंसान बहाने ढूंढता है बचने के। एंड डिग्री एक बहुत अच्छा बहाना है। कौन कौन ऐसा जिसने मेरे साथ कोहोर्ट अटेंड किया, लर्निंग हाउ टू लर्न वाला? शुभजीत ने किया है, आदित्य ने किया है। लर्निंग हाउ टू लर्न कोहोर्ट किया था 3 दिन का, माय बेस्ट प्रोडक्ट जिसको मैं कहता हूँ, आफ्टर साइकोलॉजी वर्क, साइकोलॉजी, फंडामेंटल साइकोलॉजी। रिकॉर्डिंग देखी है। लर्निंग हाउ टू लर्न में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, द लर्निंग लूप, याद है किसी को? सो ये वही लर्निंग लूप है। जब हम अपनी लर्निंग कर रहे होते हैं, हमें लग रहा है मैं सीख रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ। उस लर्निंग को जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, और इंप्लीमेंट करने में हमें चैलेंज आता है, हम फिर सीखने लग जाते हैं, क्योंकि सीखने में तो एफर्ट ही नहीं लग रहे, सीखते रहो। लोग इन समझते हैं असली लर्निंग करके होती है। इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है तूने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अबे डिजिटल मार्केटिंग यूज करना, दुनिया में इतने लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करके, कंपनी बना रहे हैं, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। बीसीए करनी है कर लियो, साइड साइड में बीसीए करनी है तो। अब तुझे क्यों लग रहा है, अब तुझे लग रहा है कि यार डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर नहीं बनेगा, बीसीए कर लेता हूँ, बीसीए से कुछ जॉब लग सकती है भैया, क्योंकि मेहनत नहीं करनी है, वही माइंडसेट है कि मैं डिग्री कर लूं, कोई कंपनी मुझे उठा के ले जाए, मेहनत करके नहीं कमाना पैसा। ये वही, इस माइंडसेट में और सरकारी नौकरी वाले माइंडसेट में ज्यादा फर्क नहीं है, कि मैं तो पढ़ने पे मेहनत करूंगा, सरकार मुझे सेलेक्ट करके मुझे सिखाएगी, मुझे फिर पैसा देगी। यही डिफरेंस होता है एक एंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट में और एक जॉब वाले माइंडसेट में। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है भैया, भैया एनजाइटी हो रही है भैया, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आई भैया, क्या करूं? अबे गधे, तूने जो कॉलेज के टाइम पे पढ़ा है, उस नॉलेज की किसी को तो जरूरत होगी। कंपनी नहीं आई, एफर्ट करना बाहर जाके। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ लर्निंग पे एफर्ट करने हैं, बाकी तो दुनिया की जिम्मेदारी है हमें जॉब देना। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है, ये इसलिए नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, ये इसलिए है क्योंकि माइंडसेट की कमी है। हाँ मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स कम है, लेकिन जो माइंडसेट है ना, जब इंसान का वो चेंज होता है, हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। कभी किसी शहर में, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं भी, जयपुर, अब तो छोटे शहर भी इतने एडवांस हो रहे हैं। अपने आप को एक स्किलफुल इंसान बनाओ ना, अरे महीने के 50,000 1 लाख रुपए तो तुम इतनी आसानी से कमा सकते हो यार, 6 महीने की लर्निंग से। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो फेसबुक एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन साला करने वाले नहीं ना हम। हमें तो चाहिए कि मैं पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मुझे कोई कंपनी मेरे मुंह में पैसे देती रहे हर महीने, कि ले तुझे, तूने 4 साल की डिग्री करी है तो तू ले 30,000 रुपए। मेहनत नहीं करनी हमको, कि मैं सीखूं, इम्प्लीमेंट करूं, लायक बनूं, उसके साथ 3 4 स्किल और सीखूं, सेलिंग स्किल सीखूं, पिच करना सीखूं, कम्युनिकेशन सीखूं, प्रेजेंटेशन सीखूं। जो इंसानी मेहनत कर जाता है, तुम आज उसकी कहानी सुनते हो। कौन कौन ऐसा है जिसने आज के टाइम पे एटलीस्ट एक स्टोरी सुनी है कि ये 20 साल का बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है? एक तो स्टोरी सुनी ही होगी तुमने इस टाइम पे। एंड रियलिटी बताऊं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई आज के टाइम पे। ऐसे कई लोगों को जानता हूं मैं, तुम्हारे सामने मैं कितनी बार ऋतिक का एग्जांपल दे चुका हूँ, 22 साल का होगा वो अगले महीने, अगले महीने 22 का होएगा वो दोस्तों। समझ लो किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है वो। उसकी कंपनी में उससे 10 साल बड़े लोग काम करते हैं। वाइब्रेशन का लेवल चेंज है, वो भी तो सर एक कंपनी, मैं बीसीए कर लेता हूँ भैया, उसमें स्कोप होगा कि नहीं, फ्यूचर होगा कि नहीं, भाड़ में जाए बीसीए और भाड़ में जाए फ्यूचर और भाड़ में जाए स्कोप। अगर तेरे में दम होगा ना तो तू कुछ भी उखाड़ लेगा।
अब मैं कहने को तो ये भी कह सकता हूँ कि यार एक तरीका, बीसीए एक अच्छा कोर्स है, बीसीए के बाद अपॉर्चुनिटीज है, बट मेरा वो स्टाइल नहीं है दोस्त। वो वाली करियर काउंसलिंग चाहिए कहीं और से जाके ले। वो कमजोरों वाली करियर काउंसलिंग चाहिए तो किसी अपने दीदी भैया को ढूंढ ले जिन्होंने बीसीए कराओ, वहां मिल जाएगी। मैं तो तेरे को ऑनेस्ट चीज बोलूंगा कि तू इस समय बहुत छोटा सोच रहा है। और अगर तूने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है और तूने सच में सीखी है, तो दुनिया खुली हुई है तेरे लिए। 6 महीने की मेहनत से तो अपनी जेब में 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, गारंटेड। अगर तूने जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है उसमें तूने सच में कुछ सीखा है, ये याद रखियो। और अगर तेरे अंदर करने वाली हिम्मत नहीं है, मैं तो भैया कोर्स कराए, लेकिन कोई आके कह ही नहीं रहा भैया आपके कोर्स की हमें जरूरत है। ये तो वही वाली बात हो गई। कल को तो अपने मोहल्ले में दुकान खोल दे कपड़ों की, फिर तू रो बैठ के भैया कोई कपड़े लेने नहीं आ रहा। अबे 36 दुकान ऑलरेडी खुली हुई है कपड़ों की, क्यों आए तुझसे कुछ लेने? या तो तेरे कपड़े बहुत शानदार हों, या बेचने का तरीका बहुत शानदार हो, या कुछ तो होना चाहिए तेरे में। हम 1970 में कोई रह रहे हैं कि 4 ही कपड़े की दुकान है शहर में, वहीं आके लोग खरीदेंगे? आज तो मोहल्ले में 40 दुकान है। सेम विद डिजिटल मार्केटिंग। जो तूने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, वो डिजिटल मार्केटिंग 1 लाख लोग सीखते हैं हर महीने। तेरे में क्या अलग है? तूने क्या सीखा? और उन 1 लाख में से 90,000 से ज्यादा लोग फर्जी रहते हैं, कुछ नहीं आता उनको। कोर्स कर लिया उन्होंने बस। आज जो लाई दुनिया है वो अलग लेवल पे चल रही है। जो इंसान एफर्ट कर सकता है ना, उसके लिए दुनिया खुली हुई है। एंड जो एफर्ट नहीं कर सकता उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। आज समझ लो इस बात को। इसलिए मैं तुम सारे सामने एआई वाला वगैरह डिस्कशन करते रहता हूँ। कुछ टाइम बाद शायद तुम्हारे सामने वर्कशॉप भी कराऊंगा किसी एआई वगैरह की। बस हमें तो क्या ही है, चीट चैट जीपीटी से एक इमेज बना लेंगे भैया, हो गई। एआई हो गए, एआई है एआई। एआई इंजीनियर है। क्यों? इमेज बनाई है, देखो मैंने कितनी अट्रैक्टिव इमेज बनाई है। इतना एआई आता है मुझे मेरी जॉब को। क्या करें? सोचने का तरीका है। अगर तुम लायक हो, अगर तुम किसी इंसान की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे मुंह पे इंसान कितना ही रुपया फेंकने को तैयार है। चलो एक एग्जांपल लेके देखो। मान लो एक क्रिएटर है, जो इंसान बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है लेकिन उस पर एक एडिटर की कमी है। तुम उस इंसान का कितना टाइम बचा रहे हो? उस टाइम के बदले वो तुम्हें कितना पे कर सकता है? लेकिन नहीं, हम तो वही टुच्चे काम करेंगे, वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, 50-50 रुपए में वीडियो एडिट करेंगे कि हमारे को महीने में 3,000 रुपये बन जाएं। हम इस तरह से सोचेंगे ही नहीं कि मैं अपनी स्किल को एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, अपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाऊं, अच्छे लोगों को अप्रोच करूं, अच्छे पैसे पे काम करूं। ऐसे कौन सोचता है? 1 महीने का कोर्स करूंगा, उसके बाद 50-50 रुपए में वीडियो एडिट करूंगा, करते रहे सारे जीवन। फिर अगले महीने क्या सोचेगा, भैया डिग्री कौन सी करूं? वीडियो एडिटिंग से तो पैसा नहीं आ रहा है। उसी वीडियो एडिटिंग से कोई इंसान लाखों रुपए कमा रहा है, तेरे को 100 रुपए भी नहीं आ रहे, क्योंकि तेरी सोच छोटी है दोस्त। स्किल तेरी छोटी नहीं है। सोचना पड़ता है चीजों के लिए, मेहनत लगती है, काम लगता है। वो जमाना गया भाई कि तूने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, अब लोग आके तेरे को गोदी में उठा के लेके जाएंगे, आओ भाई साहब बीटेक के इंजीनियर हो आप। और गोदी में ले जाके तुम्हें कुर्सी पे बिठाएंगे कि ये भाई साहब आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आपकी चाय आ जाएगी, और इस लैपटॉप से उठना मत आप। कोई नहीं आएगा। बदल रहा है सब कुछ। जो लोग मेहनत करने वाले हैं उनके लिए दुनिया आसान हो रही है। जो लोग मेहनत करने वाले नहीं है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है भाई। बहुत मुश्किल। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जिसकी नौकरी है वो भी जाने वाली है। ये डरने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। खबर तो सुनते ही होंगे, इस कंपनी ने इतने लोग निकाल दिए, इस कंपनी ने उतने लोग निकाल दिए। आज समझ लो, वरना आगे जाके दुनिया खुद ही समझा देगी। सो दैट्स योर आंसर शिवम। सर ये फ्राइडे सेशन जो आपने हिस्ट्री पर ही है ना, वो लेने के लिए आपको ऐसा क्यों लगा कि मकसद है इसके पीछे? आप कुछ और सेशन भी ले सकते थे, बस यही क्यों? गुड क्वेश्चन। शाह गुप्ता कह रहे कि फ्राइडे सेशन में जो आप हिस्ट्री पर, पहली बात वो हिस्ट्री पर नहीं है, क्या आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे ना? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सवाल कि मनीष आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्रिटिकल थिंकिंग के पीछे क्यों पड़ गए हो? ये कोई नई मेरा नया थॉट नहीं है। मेरे हर काम को करने का एक मकसद रहा है। जिस इंसान ने मेरे साथ कुछ महीने बिताए हैं, वो जानता होगा कि मनीष कभी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। मनीष हमें सोचने का तरीका बताता है। जिस इंसान ने रियलाइज किया है, मेरे को बता देना प्लीज, कि मनीष कभी ये नहीं कहता इसके लिए ये कर, इसके लिए ये कर, इतने बजे उठ ये कर। मनीष हमें सोचने पे मजबूर करता है, सोचने का तरीका बताता है, सॉल्यूशन खुद ढूंढ देता है कि बंदा, क्योंकि जो सॉल्यूशन तू खुद ढूंढेगा वो तेरा होगा। ब्यूटी। दूसरा,
हमारे को सोचने के लिए, अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें ओरिजिन पता चले। क्योंकि दुनिया में हमें जो ही बताता है ना, वो पैकेज चीज बताता है। और ये कर लो, वो कर लो, हमें अपने बिहेवियर का कोर पता चले। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्टेड क्यों है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्टेड क्यों है, हम स्टेटस क्यों चाहते हैं, पैसा क्यों चाहते हैं, जेलसी क्यों चाहते हैं, घर बार क्यों चाहते हैं, सम्मान क्यों चाहते हैं, प्राउड क्यों चाहते हैं, प्रेम क्यों चाहते हैं हम ये चीज, सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, पैसा क्यों चाहते हैं, क्यों चेस करते हैं चीजें, दोस्ती क्यों चाहते हैं। हम कोर तो समझें। जब हम कोर समझ जाएंगे, जब ही तो सीखना आसान होगा। जब मैं पता लगा पाऊंगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है तो मुझे क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मुझे क्यों हो रहा है। तो द फंडामेंटल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। द फंडामेंटल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज इवोल्यूशन। इसी वजह से मैंने इवोल्यूशन सोचा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताता हूं तुम्हें, दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इंडिया में यूट्यूब पे है ही नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि मनीष कितनी बड़ी बात बोल रहे हो, इस सेशन के बाद सर्च कर लेना यूट्यूब पे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इंडिया की 4 वीडियो भी नहीं आएंगी अच्छी, सारे फॉरेन के हैं। डेविड बस का पॉडकास्ट है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कर रहे हैं। इंडिया में लोग इस चीज को कर ही नहीं रहे हैं। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो इंडिया में कोई कर ही नहीं रहा है, जिसको करने की हिम्मत। मुश्किल है, चैलेंजिंग है, बोरिंग भी है कुछ लोगों के लिए। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। This is why I pick evolutionary psychology and critical thinking, so that I don't want to teach you what to think, I want to teach you how to think. एंड अगर तुम्हें एक बार ये पता चल गया कि सोचते कैसे हैं, तो ना तो तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर पाएगा, ना तुम कभी गलत डिसीजन लोगे, ना तुम कभी डरोगे, ना तुम कुछ होगा। यस, मैंने सर्च करके देखा, सब बिट्स एंड पीसेस है, मोस्टली फॉरेन कंटेंट। सारा फॉरेन कंटेंट है। इंडिया में किसने बात ही नहीं करी इसके बारे में, पता नहीं क्यों। हम करेंगे ना, जो नहीं हुआ उसको करते हैं ना। अब मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, मैं करके दिखाता हूँ ना वो चीज। मैं तुम्हें बोलता हूँ स्ट्रांग बनो, नया करो, क्रिएटिव करो। मैं वही बोलता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैंने वो हिस्सा चुना है जो कोई नहीं कर रहा, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, भाड़ में जाए। ये मैं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, इसलिए मैंने ये चुना। मैं बहुत कुछ कर सकता था जो लोगों को अट्रैक्टिव लगे, मुझे वो करना है जो मेरे विजन को कंट्रीब्यूट करता है। आई नाउ आई वांट टू टीच यू हाउ टू थिंक। अगर सोचो, एक फंडामेंटल सोचो, तुम सोचना सीख गए, तुम सीखना ही सीख गए, तुम्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े एंड में। मैं ये चाहता हूँ, समझो ये कितनी अजीब बात बोल रहा हूँ मैं। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कम्युनिटी मैनेजर, एज समवन जो कम्युनिटी रन करता है, कि तुम्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े, बट रियलिटी वही है। अगर मैं तुम्हें इस लायक बना दूं कि तुम्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े ना, उस दिन ही मेरी जीत है। जब तक तुम्हें मेरे नाम मेरे सहारा लगे, जब तक समझ लेना मैं जर्नी में हूं। मेरे को ऑनेस्ट रहना पसंद है। मेरे लिए बिजनेस हमेशा सेकेंडरी रहा है, हमेशा से। इसलिए पहले दिन से हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते आए हैं। हमेशा से मेरे लिए बिजनेस सेकेंडरी रहा है, हमेशा से। द प्राइमरी थिंग इज ऑलवेज टू टीच अ ह्यूमन हाउ टू थिंक लॉजिकली, रेशनली, क्लियरली। और मैं ही बिजनेस के नाम पे मैनिपुलेट करने लगूं तो फर्क क्या रह गया मुझ में और दूसरों में। इसलिए मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ कि भाई बिजनेस वाले कैसे करते हैं, तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये मेरा काम है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, खरीदना है खरीद लो, कुछ फायदा हो जाएगा तुम्हारा। उसमें भी हम बहुत सारी रिफंड पॉलिसीज रखते हैं, 10 तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी एज क्लियर एज आई कुड बी। मेरे लिए बिजनेस हमेशा सेकेंडरी है। मुझे कितने लोगों ने बोला कि मनीष ये कर, ये तरीके लगा, ये स्ट्रेटेजी लगा। मैंने कहा भाई यार, मुझे अगर करोड़ रुपए का बिजनेस बनाना होता मैं अब तक बना चुका होता। मैं जानता हूं, मैंने लोगों की मदद की है करोड़ों के बिजनेस बनाने में यार। मैंने ऐसे लोगों की मदद की है जिन लोगों को मैंने 5,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, सिर्फ अपने कुछ गाइडेंस से। बट मैं शायद, क्या मैं वो चीज करना चाहता हूँ, आई डोंट नो यार। मेरे को ये करने में मजा आता है। इसलिए आई पिक थिंग्स जो मैं चाहता हूं जिसके बारे में इंडिया में बात होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्रिटिकल थिंकिंग विद अ सीरीज कॉल्ड द रेशनल लीप। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मिलिन जोर कह रहा है कि भाई, हाय मनीष भाई, आई हैव 5 क्वेश्चंस टू आस्क, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन आंसर बट आई विल रीड।
हाउ टू क्विकली ओवरकम इनसिक्योरिटीज और मेंटल लेवल. What can be the psychological reason behind I am thinking about others, that whether they might be more intelligent, more wealthy, more disciplined, more interesting, but in real they are not. Most of the times, almost 99%. Was the difference between emotion and impulse? How to use our male ego for success in overall life according to evolutionary psychology? What the psychological reason of guys who are being into multiple casual relationship, like childhood trauma, commitment issues, etc. मिलन ने सारे क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुली देखे हैं. लेट्स सी हम कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. पहला वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाउ टू क्विकली ओवरकम आवर इनसिक्योरिटीज ऑन मेंटल लेवल. देखो, तुम्हें अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं, वो इनसिक्योरिटीज जिनके ऊपर तुम काम कर सकते हो, उन पे तुम काम करके इंप्रूव करो. तुम्हें अपनी फिजिक को लेकर इनसिक्योरिटी है, अपने आप को ये दिलासा देने के बजाय कि नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, वर्कआउट करो, एक्चुअल में सोल्व हो जाएगी वो इनसिक्योरिटी. ऐसे सोचो. अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी है कि मेरी हाइट इतनी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती, वहां पर समझो कि भाई, जिन लोगों की हाइट नहीं है इतनी ज्यादा खतरनाक, उनने भी बहुत कुछ उखाड़ा है. जो मैं चाहता हूं उनके पास वो सब कुछ है. तो इनसिक्योर होने की वजह ही क्या है मेरे पास? अपनी इनसिक्योरिटीज, जो इनसिक्योरिटीज तुम सॉल्व कर सकते हो, उनको जड़ से सॉल्व करो. मेरे को अपने वेट को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी थी. अगर मैं अपने आप को उस दिन दिलासा दे लेता क्या ही हो जाता है वेट से, तो मैं कभी जीवन में जिम जाना स्टार्ट ही ना कर सकता. वो इनसिक्योरिटी तुझे फ्यूल भी करती है कभी कभी बेहतर बनने के लिए. तो समझ, वो इनसिक्योरिटी क्या मुझे बेहतर बनने के लिए फ्यूल कर रही हैं. कोई जरूरत नहीं है उनको सिर्फ मेंटल लेवल पे सॉल्व करने की या साइकोलॉजिकल लेवल पे सॉल्व करने की. सॉल्व देम, उनका रूट कॉज ही सॉल्व कर दो ना. समझ आ रहा है? सॉल्व द रूट कॉज कभी होगा ही नहीं. एंड एक बार जब तुम रूट कॉज सॉल्व कर देते हो ना, उसके बाद तुम ऊपर हो जाते हो उस चीज से. फिर वो चीज वापस चली जाए तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम पे वेट कम हो जाए या मसल डाउन हो जाए, तो भी वो इनसिक्योरिटीज वापस नहीं आएंगी. क्योंकि नाउ वी नो कि हम उसे कभी भी सॉल्व कर सकते हैं. वी आर कैपेबल. कैपेबिलिटी गिव्स कॉन्फिडेंस. कैपेबिलिटी कॉन्फिडेंस देती है. एक बार में मैं तुझे, आज तुम मेरे साथ रेस में भाग रहा है, आज मैं तेरे को उठा के ले जाऊं, रेस जितवा दूं, तेरे को चीटिंग करके रेस जितवा दूं, तो तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. जब तू उस रेस को जीतने के लायक हो जाएगा तो तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा. कल मैं तेरे साथ जिम जाऊं और तेरे को सपोर्ट लगा के 30 किलो वेट उठवा दूं, तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तू अपने बलबूते पे 25 किलो उठाएगा, तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस जब आता है हम लायक बनते हैं. छोटे मोटे अचीवमेंट से नहीं आता कॉन्फिडेंस. झूठ मूठ के जबरदस्ती कर दिए, हम लायक बनते. हम, मुझे जब ये फील होता है ना कि ये मैं कर सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस आता है. जब नहीं कि मैंने आज जैसे तैसे कर दिया, जब नहीं आता कॉन्फिडेंस. ये तुम्हें लगता नहीं यार, मैं तो इसके लायक हो गया. तो मैं 1 लाख रुपए आज दे दूं, वो 1 लाख रुपए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं देंगे. वो 1 लाख रुपए तुम्हें इनसिक्योरिटी देंगे कि खत्म ना हो जाए. लेकिन अगर मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपए कमाने की स्किल दे दूं कि तुम कभी भी 1 लाख रुपए कमा सको, वो चीज तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी. समझ पा रहे हो, जा पा रहे हो इस बात की डेप्थ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कोई हवा में बात नहीं है. जो सुशील कुमार करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीता था, जीरो हो गए ना कुछ साल बाद. क्योंकि उस 5 करोड़ रुपए ने उसे कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उसे इनसिक्योरिटी दी. चलिए ना जाए, क्या करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये बिजनेस स्टार्ट करूं, ये करूं. खत्म हो गए, जीरो. फिर से आगे दूध बेचने पे. अगर उसके बाद स्किल होती 5 करोड़ रुपए कमाने की, कभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकता. इसलिए लायक बनो. सोल्व करो अपनी इनसिक्योरिटीज को जड़ से.
साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ठीक है, कर लेंगे। जड़ से सोल्व इसको मैं कैसे जड़ से सोल्व करूं? मुझे इनसिक्योरिटी है कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अब इसको मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे सोल्व करूं, बी पॉजिटिव, जॉब सबकी लग जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जड़ से कैसे सोल्व करूं? एक ऐसी स्किल सीख लूं अगर जो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करे, और लोग मुझे उसके लिए कितना ही रुपए देने को तैयार हो जाए। जड़ से सोल्व करो ना यार। सेल्स स्किल सीख लूं अगर मैं, जड़ से सोल्व करो ना। दैट्स ऑन इनसिक्योरिटीज। वो द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड इम्पल्स? ये तो आपका क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इमोशंस, इम्पल्स इज द इंस्टेंट रिएक्शन। किसी इंसान ने मुझे कुछ बोला, मुझे तुरंत गुस्सा आ गया, मैंने गाली दे दी, तुरंत चाटा मार दिया, दैट्स इम्पल्स। इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्स एक्शन, जब तुम्हारे इमोशन और एक्शन में डिफरेंस बहुत कम होता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से। मान लो दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट है कॉन्शियस पेरेंट, एक पेरेंट है इम्पल्सिव पेरेंट। बच्चे से दूध का गिलास गिर गया, कांच का गिलास टूट गया, फ्लोर गंदा हो गया। जो इम्पल्सिव पेरेंट है उन्होंने तुरंत चांटा मारा उसके, तोड़ दिया गिलास, कर दिया गंदा। गिलास तो जुड़ेगा नहीं चांटा मार के। जो कॉन्शियस पेरेंट है, गिलास टूट गया कोई बात नहीं, उन्होंने पहले देखा बच्चे को लगा तो नहीं है कांच। उनका इम्पल्स, उनका भी वही था, गुस्सा, सब कुछ, बट दे आर कॉन्शियस। फिर उन्होंने उसको बताया कि किन चीजों का ध्यान रखना है कि अगली बार ना गिरे। सो इम्पल्सिस व्हेन, जो तुम्हारी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट इज इम्पल्स। एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज क्या है? सड़क पर लड़की दिखे, उसे छेड़ो, हॉट लग रही है, ये जानवरपना है। और जो लोग ऐसा इंपल्स करते हैं उन्हें क्रिमिनल कहते हैं। सुना होगा सोसाइटी में लोग सड़क लड़कियों को छेड़ते हैं, ये कोई नई चीज तो है नहीं। हजार लोग छेड़ते हैं सड़कियों पर, वो लड़कियों को सड़क पे, कितना कॉमन है। क्योंकि उन्होंने जानवरपने से बाहर ही नहीं आया, इम्पल्स। लड़की अच्छी लगी, छेड़ेंगे, सीटी मार देंगे, कुछ कर देंगे। ऑटो रिक्शा वाले करते रहते हैं पूरे दिन ये चीजें, कई सारे, सब नहीं कुछ। किस लड़की को छोटे कपड़े में देखा, पागल ही हो गए। आगे नहीं देख रही, लड़की के घुटने पर नजर है, आगे गड्ढे कितने ही हो। इम्पल्स, वो जानवरपने से बाहर आना, मेरी नेचुरल टेंडेंसीज को रेगुलेट करना, दैट इज कॉन्शियस बिहेवियर। एंड इमोशंस व्हाट यू फील इन दैट मोमेंट। मुझे कैसा इमोशन, मुझे एंगर का इमोशन फील हो रहा है, मुझे जेलसी का इमोशन फील हो रहा है, मुझे लव का इमोशन फील हो रहा है, मुझे कंपैशन का इमोशन फील हो रहा है। समझ आया दोस्त? What the psychological reason for guys who are being into multiple casual relationship? There could be way many reasons कि वो इंसान मल्टीपल कैजुअल रिलेशनशिप्स में क्यों है। हो सकता है उसका पास रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है उसे कमिटमेंट के इश्यूज हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है वो फन करना चाहता हो सकता है वो अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता हो सकता है उसका पास में कमिटमेंट का एक्सपीरियंस खराब रहा हो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि यार ये इंसान कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाह रहा है तो ये क्या दिक्कत है, कैसे? हो सकता है उस इंसान ने पास्ट में जब कमिटमेंट करी तो उसको नहीं मिला आउटकम जो चाहता था, अब नहीं करनी उसको कमिटमेंट। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, नहीं करनी कमिटमेंट, मैंने पास्ट में करी। कुछ लोग आउट ऑफ एंगर करते हैं कि एक लड़की ने मुझे धोखा दिया, जब तक मैं 50 लड़कियों से बदला ला लूं मेरा पेट ठंडा नहीं होगा। उन्हें एक लड़की ने धोखा दिया था, अब उन्हें 50 लड़कियों के साथ गलत करना, जब जाके उनकी ईगो ठंडी होगी। अब वो जिन्हें कहते हैं ना प्ले बॉय बन चुके हैं, पहले उन्हें फर्क पड़ता था, एक लड़की ने उनका दिल तोड़ा, अब उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया, वो नंब हो गए। नाउ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इमोशंस, क्योंकि पिछली बार जब इमोशंस इन्वेस्ट किए थे तो आउटकम अच्छा नहीं आया। नाउ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इमोशंस, एंड दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर एनिमलिस्टिक बिहेवियर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक रिलेशनशिप में जाते ही अपने
सेक्सुअल अर्जीज को पूरा करने हैं, उनके लिए सिर्फ अपनी नीड्स मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। आजकल तो जानवरपना और भी ज्यादा है। 40-40 साल के लोग 22-22 साल की लड़कियां ढूंढते हैं। तो दे नेवर केयर अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, दे केयर अबाउट गेटिंग फिजिकल विद द अदर पर्सन। जो कैजुअल रिलेशनशिप कह लो, कुछ भी कह लो। एंड सेकंड थिंग इज कि when we talk about relationships, when we talk about love, when we talk about the beautiful relationships, ये तुम फोर्स नहीं कर सकते कि मैं एक लड़की लाता हूँ और एक लड़का लाता हूँ और इन दोनों को आपस में प्यार करना है। तुम फोर्स नहीं कर सकते अच्छा रिलेशनशिप। वो फीलिंग तुम फोर्स नहीं कर सकते कि मैं इसको प्यार फील करूं, वो आता है अंदर से। अगर जैसे नसीम, नॉट नसीम तालिब, क्या नाम है उनका, जिजेक एक फिलोसफर है, नाम मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। वो क्या बोलते हैं, इफ यू हैव अ रीजन टू लव समबडी यू डोंट लव देम। बहुत डीप बात है। अगर तुम पे किसी को प्यार करने का रीजन है ना, तो तुम उन्हें प्यार करते ही नहीं हो। क्योंकि लव, देर आर नो रीजन, यू जस्ट फील इट, आई फील डिफरेंट अराउंड दिस पर्सन, आई कैन गो बियॉन्ड माई लिमिट्स फॉर दिस पर्सन। दैट्स हाउ इट इज। एंड what I have seen in the metro cities generally, people have way more options, और एनिमल इंस्टिंक्ट सेक्सुअल ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप। सो व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, दे वांट टू एक्सप्लोर देम ऑल। एंड मेरे भाई, मोनोगमी तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो हमने बाद में बिल्ड किया। हम लाखों सालों से तो हम मल्टीपल रिलेशनशिप में ही रहे हैं। अभी कुछ 10-12 हज़ार सालों से ही तो ह्यूमंस ने मोनोगमी की तरफ गए हैं। ये तो बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है मोनोगमी। एक पार्टनर के साथ रहना बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है। तू लाइक कह रहा हो कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो, जब तुम इवोल्यूशन पढ़ते हो समझते हो। पहले के टाइम पे तो एक मेल का फोकस होता था, ज्यादा से ज्यादा फीमेल के साथ सेक्स करके अपने उन्हें प्रेग्नेंट करना, ताकि अपने जीन को आगे ले जा पाए। अब ये जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात का कि अरे वो तो कैजुअल रिलेशनशिप में है, बट उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो। उसके बाहर जाने के लिए फोर्स लगती है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूं, मुझे अगर इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना है तो मुझे ये फन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये मुझे डेली का कैजुअल रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड अगर मुझे कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं मिल सकती। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता उसका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है एंड उसके 4-5 साइड चिक्स हैं, साइड रिलेशनशिप चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा होगा तुमने कि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शानदार रिलेशनशिप है, उसके साथ में वो 4-5 लड़कियों को डेट भी कर रहा है। एक चीज तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा एनिमलिस्टिक हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, एंड ज्यादा कॉन्शियस हो, ज्यादा ह्यूमन हो, तो वो जो डेली की डामाडोल है उसको कॉम्प्रोमाइज करोगे। एक तो करना पड़ेगा। सो मोस्टली लोग नहीं कर पाते। अब इसके बहुत सारे चाइल्डहुड वाले रीजन भी हैं कि कमिटमेंट नहीं रहे, उसे अपने मदर से प्यार नहीं मिला, so he's resolving, trying to resolve that, but all that is a very deeper level stuff. For now, that's the answer. हो, हाउ टू डेवलप अट्रैक्शन, पूरा सेशन बनाया ब्रो। तने देसाई, पूरा सेशन है अट्रैक्शन पे। देखो। हो, टॉप 5 फ्यूचर प्रूफ स्किल्स। नंबर 1 फ्यूचर प्रूफ स्किल इज सेल्स स्किल। नंबर 2 फ्यूचर प्रूफ स्किल इज द कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 3 future proof skill is the coding and development of AI. Number 4 skill. These are number 3. How to read book fast.
My question to you is why to read fast? Consultation and counseling is a future proof skill. Consultation is not a skill, my friend. Consultation is a service model. What you are consulting for is a skill. बिजनेस कंसल्टेशन है, फिटनेस कंसल्टेशन है, क्या है? काउंसलिंग इज सेम. काउंसलिंग इज अ सर्विस मॉडल. बट काउंसलिंग अगर तुम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से दे रहे हो तो दिस इज फेयरली अ फ्यूचर प्रूफ स्किल. क्योंकि काउंसलिंग बिना ह्यूमन कनेक्शन के होना बहुत डिफिकल्ट है. टू गेन मोर नॉलेज इन लेस टाइम. मोर नॉलेज और लेस टाइम में देखनी है तो वीडियो देखो ना. बुक क्यों पढ़नी है? हमने इंटरनेट पे बुक पढ़ना पता है कैसे सीखा है? ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो. कितनी बुक पढ़ी तुमने? ये दिस नंबर ऑफ बुक्स यू हैव रेड इज अ वैनिटी मैट्रिक. कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी बुक पढ़ी है. अब श्रुति है, श्रुति ने बोला कि मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 2 बार पढ़ी है. वो चाहती तो दूसरी बार में दूसरी बुक पढ़ सकती थी. लेकिन उसको पता है ये वाली बुक इतनी हाई क्वालिटी है, इसको मैं 2 बार पढ़ लूंगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा बजाय कि दूसरी बुक पढ़ने से. यार हम बुक नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. हमने गोल बना लिया है बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने की हैबिट डालनी है. नहीं, अरे बुक पढ़ने की हैबिट नहीं डालनी है, पढ़ने की हैबिट डालनी है. रीडिंग की हैबिट डालनी है. चाहे तुम्हें आर्टिकल से पढ़ना हो, चैट जीपीटी से पढ़ना हो, बुक से पढ़ना हो. गेट एडिक्टेड टू रीडिंग, नॉट बुक रीडिंग. जब तुम लर्निंग करोगे, वरना तुम वैनिटी मैट्रिक में फंसे रह जाओगे. कितनी बुक पढ़ी, कितने पन्ने पढ़े, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा. रीड फॉर नॉलेज. डोंट चेज पेजेस, डोंट चेज स्पीड, डोंट चेज नंबर ऑफ बुक्स, चेज नॉलेज. अब मैं जब तुम्हारे लिए सेशन करता हूं तो मैं रिसर्च पेपर निकालता हूं ढूंढ ढूंढ के 40-50. अब मैं क्या बोलूं मैंने कितनी बुक पढ़ी है? भाड़ में जाए. वो रिसर्च पेपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुझे सेशन बनाने में, मैं उनको पढ़ूंगा. एक सेशन करने के लिए 40-40 पेजेस पढ़े हैं मैंने, 40 पन्ने, 1.5-1.5 घंटे के सेशन करने के लिए. वो मैटर करता है क्योंकि मेरे लिए यार. साला अगला पन्ना पढ़ के पुराना पन्ना तो हम भूल जाते हैं. क्यों पढ़ना है फास्ट? रीड फॉर नॉलेज. 10 पन्ने पढ़ो, एक भी याद ना रहे, वो नॉलेज चाहिए. या 2 पन्ने पढ़ो, उस नॉलेज को याद भी रहे और इंप्लीमेंट भी कर दो, वो नॉलेज चाहिए. तुम बताओ, सभी लोग. मैंने 10 पन्ने पढ़े, मुझे याद कुछ नहीं रहा, वो नॉलेज तुम्हें चाहिए? या तुमने 2 पढ़े, तुम्हें याद भी रहा, तुमने इंप्लीमेंट भी कर दिया, कौन से चाहिए? बताओ. बताओ. कि 2 ही पढ़े, याद भी रहा और इंप्लीमेंट भी कर दिया. आस्था कह रही है बोथ. अगर आस्था आप बोथ कह रहे हो ना, तो शायद आपको स्कूल वाले माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, जहां पे टीचर खड़ा होकर रीडिंग करा देते ना. पता हमें कुछ नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं. कि मैंने 10 पन्ने पढ़े, मुझे कुछ याद ना रहे. मुझे तो जीवन में कभी नहीं चाहिए ऐसी नॉलेज कि मैंने 10 पन्ने पढ़े, मुझे कुछ याद नहीं रहा. क्यों पढ़ रहा हूँ फिर मैं? रीडिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्कूल चल रहा है ये. रीडिंग प्रैक्टिस करनी है भैया, क्या करें? रीडिंग प्रैक्टिस. रीडिंग प्रैक्टिस करनी है तो कुछ ऐसा पढ़ के कर लो, कहानी पढ़ लो, हैरी पॉटर पढ़ लो. काम की चीज को क्यों पढ़ना है फास्ट? क्योंकि तुम्हारा सीखने में इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि इंटरनेट लर्निंग को अप्रिशिएट नहीं करता. इंटरनेट तो इन छोटे छोटे अचीवमेंट को अप्रिशिएट करता है. कितनी बुक पढ़ी है बताओ? नहीं पढ़ी भाई, एक भी नहीं पढ़ी, बता. हाँ हाँ हाँ, तूने एक भी नहीं पढ़ी, मैंने 4 बुक पढ़ी हैं. ना आता उस बंदे को, ना पता कुछ. रीडिंग कंपटीशन में लग रहा है बस. So that's how the perspective is. Thank you so much, bro. Everybody, that's the Q&A for the day.